हम लोग बात कर रहे थे चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स की। चार्जिंग सेक्शन कौन सा है हमारा? सेक्शन 4। इसमें मैं कल बात कर रहा था कि टैक्स किसके ऊपर चार्ज किया जाता है। तो हम लोग बात किए थे टैक्स किसके ऊपर लगता है? एवरी पर्सन के ऊपर। और पर्सन को कहां पर डिफाइन किया गया था? सेक्शन 2 क्लॉज 31। ठीक है ना? फिर ध्यान रखोगे किस इनकम पर किया जाता है? टोटल इनकम पर किया जाता है। ठीक है ना? देखोगे इसको कहां पर डिफाइन किया गया है? सेक्शन 245। ठीक है, तो आइए अभी हम लोग बात करने वाले हैं पर्सन के बाद किस पर? ठीक है, तो देखोगे जब भी बात आप इनकम की करोगे, इनकम तीन है। एक है हमारी ग्रॉस टोटल इनकम, एक है हमारा टोटल इनकम, और एक है हमारा इनकम। बात समझ में आ रही कि नहीं? इनकम का मतलब क्या होगा पहले जानोगे आप। इनकम को इसमें मैंने लिखा नहीं है। इनकम का मतलब क्या होता है? किसी भी कहीं से भी तुमको कोई अमाउंट रिसीव हो रहा है, वो क्या है आपका? बात समझ में आ रही कि नहीं? कहीं से अगर आपको कोई अमाउंट रिसीव होता है, क्या है वो आपका? हमने क्या बोला? कहीं से भी रिसीव हो रहा है, क्या है वो हमारा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर अब देखो, समस्या है कि आपको समझना है ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, टोटल इनकम क्या है। देखो, इनकम का जो डिफिनेशन है बहुत बड़ा है, इसीलिए एक वर्ड में क्या है, कहीं से भी तुमको कोई भी अमाउंट मिला वो क्या है आपका। ठीक है ना? अभी हम लोग समझेंगे ग्रॉस टोटल इनकम क्या है। ठीक है ना? फिर समझेंगे टोटल इनकम क्या है। उससे पहले आप पहले ये जानो, देखो सब लोग ये लिखो, ये देखो क्या लिखा है ये आपका सोर्स ऑफ इनकम। इनकम के सोर्स कितने हैं? हमारे हाथ में उंगली कितनी है? 5। 4 उंगली एक अंगूठा है। ठीक है ना? तो देखो कि पहला क्या है, ऐसा कोई पर्सन है जो किसी के अंडर में रह के काम कर रहा है, वो क्या रिसीव करता होगा? सैलरी। ठीक है ना? तो जहां पर इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, वहां पर सैलरी का सवाल आएगा। अगर कोई आदमी रिसीव करता है, क्या कोई पर्सन है सैलरी रिसीव करता है, तो उसकी इनकम टैक्सेबल होगी कहां पर? अंडर सेक्शन 15 से लेकर 70 तक। किस हेड में होगी? इनकम के कितने हेड हैं? किस हेड में होगी? अंडर द हेड ऑफ सैलरी। ठीक है ना? फिर दूसरा हेड चेक करोगे, ऐसा कोई आदमी है जिसके पास कई मकान है। ठीक है ना? जैसे हम लोग इलाहाबाद में रहते हैं, इलाहाबाद का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? रेंटल इनकम है। किराए पे उठाओ, स्टूडेंट आएगा, खाएगा, पैसा देगा, रहेगा, है कि नहीं? तो देखो, प्रॉपर्टी 1 2 3 4 है इसके पास क्या आ रहा है? किराया आ रहा है, रेंटल इनकम जिसको बोलते हो। ये अपनी इनकम को कहां टैक्सेबल करेगा? क्या लिखा है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो डिफाइन की गई सेक्शन 22 से लेकर 27 तक। बात समझ में आ रही है आपकी? ठीक है, फिर देखो तीसरा आ गया आपका, ऐसा कोई पर्सन है जो क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है, प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, उसका इनकम कहां टैक्सेबल होगा? अंडर द हेड पीजी टीपी में। ठीक है ना? तो ध्यान रखो, अगर कोई बिजनेस कर, लॉयर है, डॉक्टर है, क्या ये सब प्रोफेशनल पर्सन, इनकी इनकम कहां टैक्सेबल होगी? बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, बिजनेस प्रोफेशन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 28 से 44। जो आपके पेपर में वेटिंग ज्यादा किसकी रहेगी? इसी चैप्टर की रहेगी, और सबसे बड़ा चैप्टर रहेगा ये, 1 1.5 महीने का सिलेबस है इसका। फिर चौथा है, आपके पास क्या है? कैपिटल एसेट्स है। अगर आप कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर मतलब बेच रहे हो, मकान आपने 12 लाख का खरीदा था, 15 लाख में बेच दिया, 3 लाख का प्रॉफिट हो गया ना? क्या है ये आपका? कैपिटल गेन है। कहां टैक्सेबल होगा? अंडर दी एट कैपिटल एंड गेन में। किस सेक्शन में बताया गया इसको? सेक्शन 45 से 55। बात समझ में आ रही है नहीं? फिर अब देखो, 5 घर है हमारे पास,
अगर कोई आदमी सैलरी का घर खटखटाया, उसमें टैक्सेबल है तो क्या हो जाओगे, उसमें टैक्स दे दो। उसमें टैक्सेबल नहीं हो तो बाकी जो 4 घर है उसमें सेट करो। अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है कहां जाओगे, हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी में नहीं हो, कहां हो, बिजनेस प्रोफेशन में। कहां जाओगे, बिजनेस प्रोफेशन में जाओगे। उसमें भी नहीं हो, कहां जाओगे, कैपिटल गेन। अब तुम जा रहे थे बैंक रोड से, तुमको 50,000 रुपए की गड्डी मिल गई गिरी, क्या करोगे, जल्दी उठाओ और भागो। ठीक है ना, उठा क्या करोगे, वहां से भागोगे ना। कैसी इनकम है वो, ऐसी इनकम है जिसका सोर्स डिफाइन है। तो ऐसी इनकम जिसके सोर्स डिफाइन नहीं है, 4 हेड जो तुमने पढ़े, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, वो कहां चला जाएगा, अदर सोर्स। पांचवा घर क्या है, जिसका कोई नहीं है उसका कौन है, भगवान है, समझ लो अदर सोर्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास 4 हेड में कहीं पे इनकम नहीं टैक्सेबल है तो सब कहां का कहां आ जाएगा। तुम्हारे अकाउंट में 20 लाख रुपए हैं, तुमने 18 लाख डिफाइन कर दिया कि मैं यहां से कमाया, 2 लाख डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, कहां से माना जाएगा वो, अदर सोर्स। जिसके सोर्स आप डिफाइन कर लेंगे वो क्या हो गया, उस पर्टिकुलर सोर्स में हो गया। बट जिसके सोर्स आप डिफाइन नहीं कर पाओगे वो कहां चला जाएगा। एक टीचर है, हम मान लो क्या है, हम टीचर हैं कि मेरा बिजनेस है ये, नहीं, ये मेरा क्या है। अगर हमारी इनकम होगी कहां टैक्सेबल होगी, सैलरी में जाएंगे हम कि कहां जाएंगे, पीजीबीपी में, बिजनेस प्रोफेशन में जाएंगे ना। अब हम शेयर मार्केटिंग कर रहे हैं, है ना, हम शेयर को बाय और सेल कर रहे हैं, उससे हमको इनकम हो रही है, कहां जाएगा वो मेरा बिजनेस है, अदर सोर्स है। इसके अलावा मेरा काम है ना, इस फ्लोर पे मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं, अगले वाले फ्लोर को मैंने किराए पर उठा दिया है, सब लेट हाउस प्रॉपर्टी, हम खुद लेट आउट, हम खुद कौन है, किराएदार है ना। ऊपर वाले क्लास को मैंने क्या कर दिया है, रेंट पर उठा दिया। सब लेटिंग हाउस प्रॉपर्टी बोलते हो, रॉयल्टी में पड़े होगे तुम लोग। कहां टैक्सेबल है, अदर सोर्स में। एमपी एमएलए को सैलरी मिलती है ना, कहां टैक्सेबल है, अदर सोर्स में, सैलरी में नहीं। क्या मोदी जी तुम्हारे नौकर हैं, योगी जी तुम्हारे नौकर हैं, अखिलेश जी नौकर हैं, देखो। ठीक है ना, ये सब कौन है, आपके पॉलिटिकल लीडर है। ठीक है ना, तो ये अमाउंट टैक्सेबल होगा, कहां टैक्सेबल होगा, अदर सोर्स में। इंप्लॉय का रिलेशन हो रहा है क्या, आप सैलरी में टैक्सेबल कर दोगे। बात समझ में आ रही है आपके, ध्यान रखना इसको। तो जिसके सोर्स डिफाइन है वो कहां पर चला गया, अपने डिफिनिट सोर्स में, का डिफाइन हो कहां जाएगा, अदर सोर्स। ठीक है, आगे बढ़ो। अब एक बार आप पढ़ेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, छोटा छोटा पॉइंट लिखते भी जाना तुम लोग, ठीक है ना। चलो देखो पढ़ो इसको। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, सेक्शन 80 B5 में बताया गया इसको। देखो, हमने अभी क्या बताया, इनकम के कितने सोर्स हैं, कौन कौन से, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर। बात समझ में आ रहा है आपके, कोई दिक्कत, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये सारे पर्टिकुलर सोर्स हैं। ठीक है, जब आप पढ़ोगे इनकम फ्रॉम सैलरी, इसके डिडक्शन को कहां बताया गया, अंडर सेक्शन 16 में, याद रखना ये सब। हाउस प्रॉपर्टी को बताया गया किस सेक्शन में, 20। ठीक है, पीजीबीपी का डिडक्शन कहां पर है, 30 से लेकर 38 तक। ठीक है, कैपिटल गेन का किस में है, अंडर सेक्शन 54 में, और अदर सोर्स का। तो पर्टिकुलर हेड की इनकम में से पर्टिकुलर हेड की डिडक्शन माइनस कर देते हो, जो इनकम आ जाता है वही क्या है आपका, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस का मतलब क्या है, हम जितना पैसा मैं तुमसे लिया, रिसीव किया, वो सब मेरी क्या है, ग्रॉस इनकम है।
उसमें से मैंने रेंट माइनस किया, उसमें से मैंने अपने यहाँ के लोगों का खर्चा माइनस किया, जो इनकम बच गई वो क्या मेरी नेट इनकम। टीचरों का पेमेंट कर दिया, जो पैसा बच गया वो क्या मेरी नेट इनकम। तो ये क्या है, ग्रॉस इनकम है आपकी। ठीक है, ग्रॉस इनकम कैसे आएगी, पर्टिकुलर हेड की इनकम में से पर्टिकुलर हेड की डिडक्शन माइनस करो, जो इनकम आ गई उसको टोटल कर दो, क्या हो गया ये आपका जीटीआई हो गया। क्या ये बात आपके समझ में आ रही है, पांचों घर के इनकम को ऐड कर दो, जो इनकम आई वही क्या हो गई जीटीआई। ठीक है, आ जाएंगे हम लोग टोटल इनकम। देखो अभी हमने तुमको यही पढ़ाया कि सैलरी को डिफाइन कहां से कहां तक किया गया है, सेक्शन 15 से 17 तक, हाउस प्रॉपर्टी को 22 से 27, ठीक है, पीजीपीपी को 28 से 44, कैपिटल गेन को 45 से 55, अदर सोर्स को 15। बात समझ में आ रही है, ये सब याद रखना है, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स है। ठीक है, जितना सब्जेक्ट अभी तक तुम पढ़ लियो सबको अगर कंबाइन कर दो तो उसके बराबर रहेगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप इसको, इन सबको मैंने ऐड कर लिया, क्या है ये हमारा, ये है ना जीटीआई, इसी को अभी जीटीआई तुम बोले थे। अब देखो थोड़ा सा क्लबिंग ऑफ इनकम, अभी इसका चैप्टर रहेगा वहां पर पढ़ेंगे, अभी बस तुम इतना जान लो। क्लबिंग ऑफ इनकम मतलब, और जैसे आपके पास दो मकान है, दोनों मकान से इनकम हुआ, दोनों को क्या कर दिए, तो कभी तो टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा। तीसरे मकान से लॉस था उसको सेटअप कर लिए, तो क्लबिंग और सेटअप को यहां पर एडजस्ट कर लोगे, जो इनकम आएगा वो क्या हो जाएगा जीटीआई। ठीक है, हमने तुमको जो जीटीआई बताया अभी उसी पे आप कंसंट्रेट करोगे। ठीक, जब जीटीआई में से आप डिडक्शन माइनस कर देते हो अंडर चैप्टर 6A, ठीक है ना, जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम में से आप डिडक्शन माइनस कर देते हो अंडर चैप्टर 6A, कौन कौन सी, 80C से लेके 80, डिडक्शन हमारी कहां तक स्टार्ट होती है, जो चोरियां हैं, चोरी मतलब बुरा लगेगा वर्ड, ये खराब रहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी का जो वर्क है, टैक्स प्लानिंग, टैक्स सेविंग, टैक्स एवाइडेंस, वो सब कहां से होता है, इसी में होता है। टैक्स को आप कैसे सेव करते हो, इसी में डिडक्शन लेते हैं हम लोग। तो ध्यान रखोगे जीटीआई में आप डिडक्शन माइनस करते हो अंडर चैप्टर 6A की, 80C से 80U तक की, माइनस करने के बाद जो इनकम आती है उसको क्या बोलते हो, टोटल। तो तुमसे अगर कोई पूछेगा टोटल इनकम क्या होती है, जीटीआई में से आप क्या कर देंगे, लेस कर देंगे क्या, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, 80C से 80U, तो इनकम बच गई वही क्या होगी आपकी टोटल इनकम। बातें समझ में आ रहा है आपकी। ठीक है, द इनकम अंडर ईच हेड इज कंप्यूट आफ्टर मेकिंग डिडक्शन परमिसेबल अंडर दैट हेड। जैसे अगर आप सैलरी की इनकम कैलकुलेट करो तो टोटल तुमको जितना गवर्नमेंट ने दिया और जितनी पर्टिकुलर हेड की डिडक्शन है 16 की, माइनस कर दोगे, जो बच गया वही क्या है आपका इनकम अंडर हेड सैलरी। बात समझ में आ रही कि नहीं, तो वही बात यहां पर लिखा है कि पर्टिकुलर हेड की इनकम को पर्टिकुलर हेड की डिडक्शन से माइनस करने के बाद जो बचेगा वही इनकम है। कोई दिक्कत आपको यहां तक, आगे बढ़े। तो यहां पर देखो आपकी दूसरी बात कंप्लीट हुई, ठीक है ना, दूसरी बात क्या थी हमारी, टोटल इनकम क्या है। पहली बात क्लियर किया आपने, पर्सन में कौन कौन आता है, पर्सन में कितने आगे, 7, एन इंडिविजुअल, एचयूएफ, फिर कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई और एनी एजेपी, यही थे ना 7। फिर टोटल इनकम में क्या था, पांचों हेड की इनकम में से डिडक्शन माइनस कर दिए, कौन सी, अंडर चैप्टर 6 से 80C से 80। अब आगे बढ़ोगे, तीसरी बात यहां देखो, टैक्स किसके ऊपर लगता है, पर्सन के ऊपर, किस इनकम पर, टोटल इनकम पर, कब लगता है, प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, देख लो प्रीवियस ईयर का मतलब, पेपर में आपके प्रीवियस ईयर से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, ठीक है ना, कि एक्सेप्शन क्या है प्रीवियस ईयर के, ये सब आपको पूछना पड़ता है। देख लो प्रीवियस ईयर यहां पर क्या, ये एसएस आ गया आपका, यहां से पढ़ेंगे हम लोग।
जब भी आप ईयर की बात करोगे, ईयर के दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास। पहला क्या है हमारा? कैलेंडर ईयर है। आपको पता है हमारा कैलेंडर कब स्टार्ट होता है? 1 जनवरी को, खत्म कब होता है? 31 दिसंबर। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर क्या है? फाइनेंशियल ईयर के अंदर दो कॉन्सेप्ट, आपका एक प्रीवियस ईयर और एक क्या है आपका? आप पढ़ो प्रीवियस ईयर क्या होता है। पढ़िए। क्या लिखा है? द ईयर विच इनकम इज अर्न। ऐसा ईयर जिसमें आप इनकम अर्न करते हो। ठीक है। कॉल्ड एज, उसको आपने क्या नाम दिया है? वो आपने नाम दिया प्रीवियस। बात समझ में आ रही है आपके? कोई दिक्कत यहां तक? फिर देखोगे, इट इज इमीडिएट प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के ठीक पहले का जो ईयर होता है उसी को आपने क्या नाम दिया? प्रीवियस ईयर। जैसे मान लो अगर हम लोग की बात है, कौन सा ईयर चल रहा है तुम्हारा? कब खत्म होगा ये? 31 मार्च 25 को। तो 24 और 25 में जो कमाओगे टैक्स कब दोगे? तो प्रीवियस ईयर कौन सा है आपका? असेसमेंट ईयर कौन सा है आपका? तो यहां पर आप ध्यान रखो, जिस ईयर में आप इनकम को कमाते हो वो क्या है आपका? प्रीवियस ईयर। बात समझ में आ रही कि नहीं? द इनकम विच इज अर्न इन ईयर इज नोन एज प्रीवियस ईयर। जिस ईयर में आप इनकम को अर्न करते हैं वही ईयर क्या है आपका? इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल एसएससी टू फॉलो द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इनकम टैक्स एक्ट में हर एसएससी के लिए एक बात कंपलसरी है, उसको क्या फॉलो करना पड़ेगा? क्या फॉलो करना पड़ेगा? फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना पड़ेगा। कैलेंडर ईयर को यहां से बाहर रखा गया है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि कैलेंडर ईयर की बात यहां पर नहीं करना है, यहां पर हमेशा फाइनेंशियल ईयर की बात करोगे। 1 अप्रैल से 31 मार्च को। ठीक है, ध्यान रखोगे। जब भी हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर को भी कब से कब तक काउंट किया जाएगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च, और असेसमेंट ईयर को भी। पर ध्यान रखोगे जिस ईयर में आप इनकम कमाओगे वो आपका प्रीवियस ईयर रहेगा, जिस ईयर में आप क्या करेंगे? देंगे टैक्स, वो क्या होगा आपका? असेसमेंट ईयर होगा। ठीक है। देखें आप एग्जांपल क्या कह रहे हैं यहां पर देखो लिखा है उसने असेसमेंट ईयर 22-23। ठीक है, तो पुराने डेटा है और इसको सुधार लेते हैं हम लोग। आ जाओ, लिख लो। असेसमेंट ईयर क्या है हमारा? मान लो 25-26, तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए। क्लास में फोन करें। आगे देखो, तो यहां पर आप ध्यान रखिए हमारा असेसमेंट ईयर क्या है? 25-26। तो प्रीवियस ईयर क्या होगा आपका? 24। अगर हमारा असेसमेंट ईयर 24-25 होगा, प्रीवियस क्या होगा? 23-24। बात समझ में आ रही है आपके? कोई दिक्कत? अब दूसरी बात देखेंगे आप। बातें मत करो, इधर ध्यान दो सब लोग। देखो भाई, ये डायग्राम देखो। यहां पर लिखा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में क्या होता है? इनकम अराइज होती है। ठीक है ना? कब से स्टार्ट होता है ये हमारा? जरूरी नहीं कि हमेशा 12 महीने का ही हो। आज का डेट क्या है? आज का डेट नहीं पता, बदतमीज। 10 जून है तुम्हारा। 10 जुलाई है ना? आज की डेट में मैंने अपना बिजनेस सेटअप किया, तो हमारा जो प्रीवियस ईयर होगा कब से होगा? आज की डेट 10 जुलाई से लेकर कब तक होगा? ये 31। तो न्यूली सेटअप बिजनेस अगर है आपका,
उसका प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का हो सकता है। कंटिन्यूअस बिजनेस है, असेसमेंट ईयर हो चाहे फाइनेंशियल ईयर हो, सॉरी चाहे आपका प्रीवियस ईयर, दोनों क्या होगा हमेशा 12 महीने का होगा। अब मान लो हमारा बिजनेस आज बंद हो रहा है, तो 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से लेके फिर तुम्हारा 10 जून, तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या होगा 1 अप्रैल से 10 जुलाई। ठीक है ना? तो ध्यान रखोगे आप लोग, यहां पर देखो मैंने वही बात लिखी है, 3 बात आप पढ़ लें यहां पर। देखो फॉर रनिंग बिजनेस, अगर रनिंग बिजनेस है तो हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो हमारा कितने महीने का होगा 12 महीने का हमेशा। लेकिन न्यूली सेटअप बिजनेस है या प्रोफेशन है तो डेट ऑफ सेटअप ऑफ बिजनेस, जिस डेट से तुमने बिजनेस सेटअप किया है से लेके 31 मार्च, और वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस है तो कब से होगा 1 अप्रैल से लेके डेट ऑफ। बात समझ में आ रही है? ये 3 बात ध्यान रखोगे। ये बात समझा तुमने? इनकम कब कमाए हम लोग प्रीवियस ईयर में, टैक्स कब देंगे असेसमेंट ईयर में दोगे, तो करंट ईयर बोलोगे, बोल सकते हो। तो का नाम क्या रखा गया है, यही बोलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, कि सर हम भी बता रहे थे। आगे बढ़े, तो जिस साल हम लोग इनकम कमाएंगे वो क्या हो गया प्रीवियस, जिस साल टैक्स देंगे वो क्या हो गया। हमने देखो ध्यान रखा, ये मे और मे नॉट बी 12 महीने का हो भी सकता है, बट ये क्या होगा हमेशा असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है भैया, तो वही बात आपको यहां पर मैंने बताया। ठीक है, देखोगे जब मैं बता रहा हूं तो यहीं पर कुछ चीज ये जान लो, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, क्या बिजनेस, तो प्रीवियस ईयर 10 जुलाई से स्टार्ट होगा ना, 10 जुलाई से 31 मार्च। असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का। इनकम कब एसेस होगी, अब आज ही बंद कर दो तुम, रिटर्न कब भरा जाता है तब, फिर ध्यान रखो ना उस बात को। पढ़िए एक्सेप्शन पढ़िए, प्रीवियस ईयर के कुछ एक्सेप्शन है जिनको बताया गया सेक्शन 172 से लेके 176 तक। इसका क्लास छूटा होगा, कल एक क्लास हुआ है और अपलोड है, उसको देख लेना वहां से फिर क्लास करना। ठीक है, पढ़ो इसको आराम से लोगों। क्या कह रहे हो ऋषभ, वर्ड की तरह दिख रहे हो तुम। देखो भाई, पहला एक्सेप्शन ऑफ जनरल रूल दैट इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्स इन इट्स असेसमेंट ईयर। हमने आपको क्या पढ़ाया, प्रीवियस ईयर की इनकम कब टैक्सेबल होगी असेसमेंट में। यहां पर एक्सेप्शन क्या है, ये ऐसे केस हैं जब प्रीवियस ईयर की इनकम को आप प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगा दो। बात समझ में आ रही नहीं आपको। देखो, इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट एसएससी फ्रॉम शिपिंग बिजनेस, सेक्शन किसमें बताया गया 172। नॉन रेजिडेंट मतलब क्या हो गया, मतलब वो इंडिया का नहीं। क्या लिखा है यहां पर, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन। यस, ओके, पूरी इंग्लिश बोलो फिर तुम आज, नहीं आती है। ध्यान रखो, ये कौन है, वंशिका। ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, लोग बिजनेस मैन होते थे तो यहाँ पर क्या हो गया, वुमेन इंपावरमेंट का एज है ना। अब ध्यान रखोगे, इसका क्या है, शिपिंग बिजनेस है। ठीक है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, करेंट ईयर की इनकम पर करेंट ईयर टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा क्यों, गवर्नमेंट को डर लगा है, पानी हवा और आग से मजाक नहीं करते हैं, गवर्नमेंट ऐसा कहती, भगवान भी ऐसा कहते हैं। अब मान लो ऋषभ का पानी का शिपिंग बिजनेस है, जा रहा था और इसके शिप में एक होल हो गया और ये गोल हो गया,
तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू का लॉस हो गया कि नहीं हो गया? गवर्नमेंट बोला सुनो बेटा, तुम रहो या जाओ, बट हमारा पैसा दे के जाओ। ठीक है ना? तो ध्यान रखोगे, इसीलिए गवर्नमेंट को डर लगा है ना कि हमारा पैसा क्या है, डूब सकता है। इनको पोर्ट छोड़ने का इजाजत कब तक गवर्नमेंट नहीं देती? जब तक कि ये उसका टैक्स मतलब पेमेंट ना कर दे। बात समझ में आ रही कि नहीं? ध्यान रखोगे इस बात को। तो अगर कोई एनआरआई है, वो शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने करंट ईयर की इनकम पर करंट ईयर में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है भाई, पहली बात है। दूसरी बात देखो, वेरी गुड, दूसरा पढ़िए भाई, इनकम ऑफ अ पर्सन हु इज लिविंग इन इंडिया आइदर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग। अब मान लो ये सब पढ़े लिखे तो नहीं, और इंडिया में क्या है, जॉब भी कम है। जैसे आजकल देखो, यूएस सीएमए, सीएमए हो, 2 पेपर और भर दो, 2 पेपर दो, यूएस सीएमए हो जाओगे, भाग जाओ विदेश, अच्छा पैकेज है, डॉलर में पैसा मिलेगा, इंडिया में डॉलर महंगा है। सीएमए लंदन, एसीसीए का आजकल कोर्स बहुत बढ़ गया है, लेकिन हमको करना क्या है, बैंकिंग है ना, तो समस्या यही है ना, आप लोग अगर प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो पैसे बहुत हैं, लेकिन काम भी बहुत है, और आप लोग काम करना नहीं चाहते। आपका वही नारा है ना, काम से कभी डरना नहीं और काम कभी करना नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं? यही समस्या है। तो यहां पर क्या कह रहा है, ऐसे लोग जो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? जॉब का पर्पज हो सकता है, परमानेंट सेटल हो जाए, प्रियंका चोपड़ा बन जाओ, ऐसा कोई उधर ही देखता लो, सेटलमेंट हो जाए। ठीक है ना? तो ध्यान रखोगे, क्या कर रहे हो तुम, जा रहे हो तो गवर्नमेंट देखते हो कि नहीं, जब हम लोग का वीजा बना होता है तो तुम्हारे नजदीकी थाने में तुम्हारा मांगा जाता है कि नहीं, वेरिफिकेशन आओ कराओ। वेरिफिकेशन क्या होता था, कहीं तुम टैक्स की चोरी तो नहीं किए थे। बात समझ में आ रही नहीं? इस पर्पज से क्या किया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है। ठीक है ना? तो वो वेरिफिकेशन क्या बताता है कि ये आदमी ईमानदार है, तो क्या करिए, आप पासपोर्ट दे दीजिए। हाँ हाँ, तुम्हारे टाइप के लोग रहेंगे तो इसी तरह। ठीक है? तो देखोगे फिर क्या करना है, अगर कोई आदमी जो परमानेंट या लंबे समय के लिए छोड़ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी करंट ईयर की इनकम में करंट ईयर में टैक्स। बात समझ में आ रहा है आपके? बहुत अच्छा है ऋषभ, लास्ट ईयर है, बस कायदे से तुम निकल जाओ, गंगा नहाऊं मैं भी। इधर देखोगे, इनकम ऑफ बॉडीज फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, ऐसी कोई बॉडी जिसका फॉर्मेशन क्यों किया गया है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। कुंभ मेला आ रहा है, ठीक है ना, इन सब ने मिलकर चाट फुल्की का ठेला लगाने के बाद ठेका ले लिया 2 महीने का, देखते हो ना, वहां डबल रेट चलता है फिर। अब 2 महीने इनका काम हुआ, फिर अगले साल कुंभ मेला आएगा, और अब की तो क्या है, महाकुंभ लगना है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 महीना में तो ये लोग कमा चुके अपना, एक भागने लगे, तो गवर्नमेंट क्या बोला, बेटा भागो मत, हमारा भी पैसा क्या करो, और क्या, तुम्हारा सलोरी का ठेला थोड़ी है कि कहीं भी खड़ा कर लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? ध्यान रखोगे यहाँ पर। तो गवर्नमेंट नंबर रखा है, जीएसटी नंबर सब कुछ रखा है कि नहीं रखा है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उसका स्टेब्लिशमेंट किए हो तो क्या करना पड़ेगा, जैसे ज्वाइंट वेंचर है, कंसाइनमेंट पड़े होगे आप, इस तरह का जो पार्टनरशिप होता है कब वो कितने समय के लिए होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। खाद नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इनके माध्यम से बेच रहा है। ये कौन है, बहुत बड़े डीलर है, डीलर का मतलब फेंकने वाले नहीं है, बिजनेसमैन। हाँ, तुम्हारी तरह नहीं फेंकने वाले। बात समझ में आ रही कि नहीं? आगे बढ़ो। तो इनको भी क्या करना है भाई, करंट ईयर के इनकम पर करंट ईयर में टैक्स। पढ़ो, इनकम ऑफ अ पर्सन हु इज लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, है ना, ये खुशी,
क्या सपम सरकार बन गया, है ना? अभी हमने इसको देखा था। अब इसके पास बहुत पैसा है, तो बहुत पैसा है तो टैक्स भी तो बहुत देना पड़ेगा ना। इसने क्या किया, कुछ अनन्या का नाम ले लिया, कुछ उस गरीब के नाम, कुछ उस गरीब के नाम, कुछ तुम लोग गरीबों के नाम ले लिया। तब मेन पर्पज क्या था, टैक्स को अवॉइड करना, है कि नहीं? ये अपने नाम से कितना बचा सकती है, 2.5 लाख रुपया। और जानते हो ना, नेता नगरी लगता है एकदम, है ना? तो ध्यान रखोगे, अगर गवर्नमेंट पकड़ लिया तुमको, तो क्या करना पड़ेगा तुमको, जितना प्रॉपर्टी उसको नजर में आएगा, वो मूवी देखोगे नहीं, रेड, अजय देवगन कहते हैं इतनी ईमानदार है, इतने क्या है भाई, तुम भी पैसा लो, जियो, जीने दो, है कि नहीं? कहा नहीं हम ईमानदार है, कहाँ कहाँ खटखटा खटखटा पैसा निकाल लिया, है कि नहीं? ये सब ध्यान रखो। आगे बढ़े हम लोग, तो ध्यान रखोगे प्रॉपर्टी अगर आप ट्रांसफर करो, जिसका मेन एम क्या है, टैक्स को अवॉइड करना, तो क्या हो जाएगा, और गवर्नमेंट इस बात को पकड़ लिया तो क्या हो जाएगा भाई, आपके ऊपर जो भी इनकम पकड़ में आई उसके उस इनकम पर आपको करंट ईयर में टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है? ध्यान रखो ये सब बातें। इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, क्या ये, ऐसा बिजनेस जो बंद हो गया है। अब ऋषभ अपना बिजनेस करा था, बंद कर दिया, इसने एनओसी नहीं लिया, भाई जीएसटी नंबर लोगे तुम, सब कुछ लोगे कि नहीं लोगे? और बिजनेस बंद नहीं करोगे तो क्या होगा, टैक्स लायबिलिटी बनी रहेगी। बात समझ में आ रही नहीं? उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। या मान लो हम क्या करें, करेंट ईयर में बिजनेस बंद कर रहे हैं आज की डेट में, तो गवर्नमेंट करे अब तो तू बिजनेस करेगा नहीं, तो पकड़ में आएगा कैसे? एनओसी दे रही है, तो एनओसी देने के पहले क्या करती है, पहले हमारा पैसा आप क्या करिए, ठीक है ना? तो ध्यान रखो, ऐसा कोई बिजनेसमैन है जो अपने बिजनेस को उस ईयर में बंद कर, आज के डेट में मैं अपनी कोचिंग बंद कर दूं, क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के जितने ड्यूज हैं क्या कहेगी, बेटा दो फिर जाओ, ठीक है? तो ध्यान रखना है, इनकम ऑफ डिसकंटिन्यू बिजनेस, ठीक है ना? अंकित है ये कि क्या है, मिल्क डेयरी, ठीक है ना? इसका देखो एक स्लोगन है, सबके सेहत का रखवाला, अंकित ग्वाला है, इसका बिजनेस क्लोज हो रहा है, ठीक है? जहां अंकित की जगह हम लोग क्या नाम लिख दें, ऋषभ ग्वाला, सबके सेहत का रखवाला, ठीक है ना? इसका बिजनेस क्या है, क्लोज हो जा रहा है, ठीक है? तो गवर्नमेंट क्या करेगा, इसको आइडेंटिफाई करेगा, भाई आप क्या करिए, हमारे भी पेमेंट को नजरअंदाज, ठीक है ना? ध्यान रखोगे, ठीक? यहां तक कोई समस्या आपको? तो ये बात है एक्सेप्शन की, ठीक है? तो यहां पर देखोगे टैक्स किसके ऊपर चार्ज हुआ, आपने पढ़ा, पर्सन के ऊपर, पर्सन की डिफिनीशन आपको पढ़ाई, किस इनकम पर लगा, टोटल इनकम पर, तो आपको मैंने इनकम भी बताया, जीटीआई बताया, ग्रॉस टोटल इनकम बताया और टोटल इनकम बताया। प्रीवियस ईयर क्या था, ये बात क्लियर हो गई। अभी ये बात करें कब टैक्स लगता है, बताओ भाई, ये अपना हैज 2.5 लाख रुपया नहीं कमा पाता, 2,40,000 कमाता है, इसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट लगा सकती है? 2,49,999 रुपए इस साल इसने कमाए, टैक्स लगेगा? 2,50,000 कमा लिया, लगेगा? ठीक है ना? तो ध्यान रखो कब लगता है, एक्सीड दी मैक्सिमम टैक्सेबल लिमिट, तो हमारी लिमिट क्या है भाई, 2.5 लाख, हमने बताया था ना उस दिन, जरूरी नहीं 2.5 लाख हो। तो आओ हम लोग अभी पढ़ते हैं लिमिट के बारे में, ठीक है ना? आ जाओ आ जाओ, चलो देखो, ये है आपका, ये मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था, बताया था ना, पर्सन को डिवाइड किया गया, पर्सन मीन्स इंडिविजुअल, 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी क्या है, 18 से 60 का एज है, तो क्या बोलेंगे आप, नॉर्मल पर्सन,
दूसरा क्या है 60 से 80 की एज है, इसको क्या बोलेंगे आप? और तीसरा क्या है 80 से प्रभु इच्छा, इसको क्या बोलेंगे आप? सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है ना? तो ध्यान रखो, हमने आपको बताया जितना आप कमाओगे, ठीक है ना, क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि देखो भाई, जितनी ज्यादा आप इनकम कमाते जाओगे उतनी ज्यादा आप टैक्स पे करते जाएंगे। तो पहला हम लोग इसमें बात कर रहे थे, अगर कोई नॉर्मल सिटीजन है, नॉर्मल सिटीजन कौन होता है? जिसका एज कितना है 18 से 60, ठीक है ना? अगर वो पहले 2.5 लाख रुपए कमाता है तो उस पर टैक्स क्या लगेगा? अगर वो 2.5 लाख से ज्यादा कमाया लेकिन 5 लाख रुपए तक कमाया, तो उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा? ध्यान रखोगे, उसके ऊपर टैक्स रेट है एट द टॉप 5% पर एनम। फिर अब ध्यान रखिए, अगर आप 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक कमाते हो, कितना लग जाएगा? 20% के रेट से टैक्स लग जाएगा। अगर आप 10 लाख से ऊपर कमाते हो 30% लग जाएगा। इस सभी टैक्स के साथ साथ आपको देना पड़ेगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन। ये टोटल इनकम के ऊपर ना लगकर किसके ऊपर लगती है? बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखोगे, इस सबको आप जब टोटल पे करेंगे, गवर्नमेंट को बोलते हो टोटल टैक्स। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ये हमारा केस नंबर 2, पढ़ो। ये कौन है? सीनियर सिटीजन है। अगर ये 3 लाख रुपए कमाते, बीईएल का मतलब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, ठीक है ना? तो ध्यान रखोगे, ये 3 लाख रुपए कमाए, क्या हो गया इस पर टैक्स? और ये 3 लाख से ऊपर कमाया 5 लाख तक, तो कितना लगा? तो कहने का मतलब देखो, अगर 5 लाख रुपए तक कमाओगे तो रेट ऑफ टैक्स क्या है? 5%। ठीक है ना? अगर 5 लाख के ऊपर 10 लाख रुपए तक कमाते हो, रेट क्या है आपकी? सेम है कि नहीं? और 10 लाख के ऊपर जैसे ही जाओगे, रेट क्या है? और यहां पर भी उसी तरह सेम है, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको पे करना है, जो कि टोटल टैक्स लाइबिलिटी पे होगा। अभी मैं कैलकुलेशन करा के आपको बता दूं। यहां तक कोई समस्या है, आप बता सकते हो? देखो, जब आप इस उम्र में आ जाते हैं, दवा का खर्चा, दारू का खर्चा बढ़ जाता है। यस, तुम्हारे लिए तो दारू का खर्चा बहुत ज्यादा है बेटा। तो यहां पर देखोगे 50,000 गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? एडिशनल छूट दे दिया, पीओ और जियो। ठीक है ना? आगे बढ़े। यहां पर देखिए आप, यहां पर देखो भाई साहब, यहां तक जाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहां तक जाने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले से जो इच्छाएं उसको नियंत्रित करनी पड़ती है ना। यहां पर देखो, सुपर सीनियर सिटीजन, ये क्या बोला? अगर 5 लाख तक कमाए तो टैक्स क्या है? इनके ऊपर 5% एप्लीकेबल ही नहीं है। ज्यादा बुढ़े हो जाओगे, ज्यादा दवाइयां लगती हैं। तो गवर्नमेंट क्या करता है? आपको एडिशनल 2.5 लाख का, ठीक है ना? फिर 5 लाख के ऊपर गए और 10 लाख तक, तो रेट वही है 20%, और 10 लाख के ऊपर क्या है? 30%। ठीक है, यहां पर भी अगर आप ध्यान दो, हेल्थ एंड एजुकेशन से सेम एज लग रहा है, किसके ऊपर? टोटल टैक्स लाइबिलिटी। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये है हमारी लिमिट। इसके अलावा जरा आप देखो, ये वहां तक अगर गवर्नमेंट लेती तो हम लोग दे देते ना। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लेती है। जरा देखो कितना ले रही है। बैग वैग बेचारी लगा, ठंडी ना, जरा देखो तो भूखे हैं, कितना ठंडा मिले। आगे देखो, सर चार्ज एप्लीकेबल ऑन टोटल टैक्स लाइबिलिटी। सर चार्ज क्या होता है? बताओ भाई। सर चार्ज, सर है ना ये, इसके ऊपर क्या लगा दो? इनकम का एक लिमिट है। क्या बोला? अगर टोटल इनकम मोर देन 50 लाख बट अप टू ₹1 करोड़, 50 लाख तक कमाए तब तो ठीक है। जैसे तुम 50 लाख से ज्यादा कमाए, गवर्नमेंट बोला अरे बाप रे, ये तो ढेर कमा रहा है रे। तो गवर्नमेंट क्या बोला?
ये कौन है? बड़ा आदमी हो गया है। बड़ा आदमी, तो बड़ा आदमी को मारा उसने और बोला चलो पैसा दो। ठीक है, तो अगर तुम 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक कमाए तो तुमको देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? टैक्स लायबिलिटी गधों, सरचार्ज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? मतलब वो टैक्स तो गवर्नमेंट ने लिया, टैक्स के अलावा भी टैक्स ले रही हो और ले रही है। किसके ऊपर? इनकम के ऊपर नहीं, टोटल टैक्स लायबिलिटी के ऊपर। ठीक है, अब देखो इसने कमाया, कितना कमाया? 1 करोड़ से ज्यादा, लेकिन 2 करोड़ तक। तो गवर्नमेंट बोला इसको और मारो। ठीक है ना, तो ये क्या, 1 मिनट। हाँ, हाँ, 2-3, 3-3 सबका लेके 5 फोटो लेके जल्दी आओ, 3-3 सब करा लो। 25 से 30 लगेगा। ठीक है, आना भी, सर बैठेंगे, बात करा देंगे। अबे सब्जेक्ट नहीं रहेगा, पूरे करेगा, पूरा लेके आना पड़ेगा एक साथ। हाँ, अभी क्लास में हम फिर बात करते हैं तुमसे। चलो भाई आगे बढ़ो। हाँ, बता दो भाई। देखो, टोटल इनकम 1 करोड़ से एक्सीड की 2 करोड़ तक आए तो गवर्नमेंट ने और मारा, कितना लिया तुमसे सरचार्ज? कितना लिया? आगे वाले सीट पे बैठ जाओ। 15% ले लिया। अब ध्यान रखो, तुम्हारी इनकम और बढ़ गई। कितना कमाए? 2 करोड़। 2 करोड़ से लेके कितना लग गया? 0 तो लग रहा है। और 5 करोड़ के ऊपर में अमेंडमेंट भी आ गया। अब मैक्सिमम क्या हो गया हमारा सरचार्ज? 25%। ठीक है ना? ठीक है, तो ध्यान रखोगे इसमें तुम लोग। देखो, कुछ स्पेशल इनकम है हमारी। ठीक है ना? कुछ हमारी क्या है? स्पेशल इनकम। ठीक है, स्पेशल इनकम का मतलब क्या होता है? जैसे कैपिटल गेन को आप स्पेशल इनकम ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो क्या है, आपको कैपिटल एसेट बेचने के बाद मिलती है। लिखा है, जो इनकम होगी कैपिटल गेन की, वो 2 तरह की होती है। एक होती है आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरी होती है आपकी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी 2 तरह का, एक है स्पेसिफाइड इन सेक्शन 111A, याद रखोगे इसको। अगर 111A कहता है तो रेट अप्लीकेबल कितना होगा टैक्स का? 15%। अगर नॉर्मल रहेगा, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में काउंट होगी, तो वही रेट रहेगा, अदरवाइज क्या होगा, ये 10%। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्पेसिफाइड है, इधर 111 है, इधर 112 है, तो कितना परसेंट होगा? अदरवाइज 20%। बात समझ में आ रही नहीं? कैपिटल गेन है लिस्टेड शेयर विदाउट इंडेक्सिंग द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सीओए। कोआ भी पढ़ोगे तुम लोग, फिर कोई पढ़ोगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखोगे उस पर कितना परसेंट है, ये 10% है। ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल्स, हॉर्स रेस, कितना? कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा? जो खेलता है वही बनता है। ठीक है ना, तो उसके ऊपर रेट कितना अप्लीकेबल है? 30%। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। आप आगे बढ़ो। देखो कहां तक हो गया तुम। क्यों भाई, तुम जाओगे? तो ये हम लोग जो बात की, किसकी बात थी? मैक्सिमम टैक्सेबल। ठीक है ना? एसएससी कौन होता है? एसएससी को डिफाइन किया गया कहां पर? कौन होता है एसएससी, बताएंगे आप? बताओ, ऋषभ खड़े हो जाओ, एसएससी कौन होता है? पढ़ो।
पढ़ा सब लोगों ने? क्या पढ़ा? ठीक है, एनी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स, ऐसा कोई पर्सन जो लाइबल है क्या पे करने के लिए? टैक्स में क्या क्या इंक्लूड है? क्या क्या इंक्लूड है? और क्या है? एनी अदर सम। ठीक है ना? मतलब कहने का, अगर कोई पर्सन इनकम टैक्स के अंतर्गत किसी भी तरह का अमाउंट पे करता है, वो क्या कहलाता है? ठीक है, देखोगे ये तो ऐसे आपको शॉर्ट में बताया गया, ये एसएससी डिग्री पढ़ेंगे आप उसको। क्या लिखा है? एसएससी मींस पॉइंट नंबर 1, अ पर्सन टू बाय whom एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कोई आदमी क्या कर रहा है? कोई टैक्स पे कर रहा है या अदर सम ऑफ मनी, कोई पैसा पे करे, वो क्या कहलाएगा? एसएससी कहलाएगा। दूसरी बात क्या है? एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट। ऐसा कोई आदमी है जिसके ऊपर इनकम टैक्स अथॉरिटी ने असेसमेंट का कार्रवाई कर दिया। ठीक है ना? अब वो कार्रवाई किससे रिलेटेड है? उसके इनकम या उसके लॉस या कोई अमाउंट उसको रिफंड होना है, तो वो कौन है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसा कोई पर्सन, ठीक है ना, जिसकी प्रोसीडिंग चल रही है, किससे रिलेटेड? असेसमेंट से। असेसमेंट किसका होता है? इनकम या लॉस का या रिफंड का। ठीक है ना? फिर अ पर्सन हु इज एसेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम और लॉस ऑफ अनदर पर्सन। उसी वरी अब हम जाएंगे कहां? वृंदावन। अब हमारा दुनिया से कोई, ठीक है ना, ये सारा प्रॉपर्टी उठा किसको दे दी? हाँ, सब दे दी इसको उठा। तो ध्यान रखोगे, अब क्या उसके ऊपर टैक्स लग सकता है क्या? सब कुछ किसका हो गया? किसके ऊपर टैक्स लगेगा? इसके ऊपर किसका टैक्स लगेगा? ठीक है ना? तो ध्यान रखोगे, अगर किसी पर्सन के ऊपर एसेसेबल हो रहा है किसी इनकम का टैक्स, अब वो इनकम किसकी है? किसी दूसरे पर्सन की। वो पर्सन जो पैसा दे रहा है वो कौन कहलाएगा? एसएससी का। बात समझ में आ रहा है? पढ़ो आगे का। एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। जा रही थी, जबरदस्ती चलान तोड़ दी, रेड लाइट क्रॉस कर दी, तो गवर्नमेंट क्या करेगा इसके ऊपर? ठीक है ना? तो उसी तरह यहां करें, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड, जो मान लिया जाएगा एसएससी, ठीक है, किसी भी प्रोविजन के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत या इस एक्ट के किसी प्रोविजन के अंतर्गत अगर आपको मान लिया गया एसएससी, आपको देना ही देना है। आप कौन है? क्यों? क्योंकि पेमेंट करना है। किसका करना है? A person who is deemed to be an SSC in default under any provision of this act। गलती से एक का नाम था खुशी, एक का नाम था दुखी, दुखी वाले का टैक्स खुशी के ऊपर आ गया, बोला गया वो दुखी है, तुम खुशी खुशी पे करो उसका टैक्स, तो क्या हो गया? डिफॉल्ट हो गया कि नहीं? मान लो एक का नाम अनन्या है, एक का नाम मान्या है, तो मान्या का अनन्या के ऊपर आ गया, अनन्या का मान्या के ऊपर, ठीक है, तो क्या हो गया? डिफॉल्ट। गलती होगी कि नहीं? इस गलती से, भूल चूक से, ठीक है, एक बार आएगा तब समझ। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो बाद में क्या करोगे? इसको सही करा सकते हो ना तुम। ठीक है, यहां तक कोई समस्या आपको? तो पर्सन कौन होता है आपको क्लियर हो गया, टोटल इनकम क्लियर हो गई, ज्यादा नहीं हो रहा है? टैक्स एक्सपर्ट बन रहे हो क्या तुम? प्रीवियस ईयर हो गया, मैक्सिमम टैक्सेबल लिमिट समझ में आ गई, एसीसी। ठीक है ना? चार्जेबल टू इनकम टैक्स एट द रेट और रेट्स, अभी मैंने आपको रेट और रेट्स बताई, 5%, 20%, 30%, 4% से सरचार्ज। ठीक है, अभी और है, अभी इकट्ठा बता देंगे तुम लोग पागल हो जाओगे। तो क्या किया जाएगा? धीरे 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 स्लो पॉइजन दिया जाएगा तुम लोग को। ठीक है ना? अभी ज्यादा पढ़ा देंगे, बहुत टफ है।
अभी जाके आज ही किताब उताब खरीद लोगे। तुम नहीं हो ना, तुम बेटा ज्यादा बदतमीज टाइप के हो, बाकी सब तो बुद्धिमान है ना। अब देखो कि ये सारी रेट कहाँ बताई जाती है, फाइनेंस एक्ट कब पास किया जाता है, हर साल, ठीक है ना। कब कब टैक्स लगाया जाएगा, असेसमेंट ईयर अभी आपको बताया गया था ना, आज जो प्रीवियस बताया गया था उसके आगे देख लो इसे। क्या था हम लोग का असेसमेंट, पढ़ो आप उसको। पढ़े, असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ, है ना। असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है, 12 महीने का पीरियड कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। कब से स्टार्ट होता है ये, अप्रैल के पहले दिन से। कब स्टार्ट होता है, एवरी ईयर। इट इज द ईयर इन विच इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर इज चार्ज टू टैक्स। ये ऐसा ईयर है कि आप अगर प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न किए होंगे तो इस ईयर में क्या करेंगे आप, टैक्स देंगे। इट इज जस्ट आफ्टर अ, ये क्या है, प्रीवियस ईयर के ठीक बाद का समय। क्रक्स देखिए इसमें ड्यूरेशन क्या है हमेशा, कब से कब तक, अप्रैल से 31 मार्च तक। पर्पज क्या है इसका, असेसमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेस। रिलेशन क्या है इसका प्रीवियस ईयर से, ये क्या है, उसके ठीक बाद का समय, ठीक है ना। तो इतनी बात हमारी कौन बताया, चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर। बात समझ में आ रहा है, हमारे ख्याल से आप लोग बहुत थक गए होंगे, ठीक है ना, तो आप मेंटली रेस्ट कर लें।